वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एवलांचे ब्रेकडाउन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीनर ब्रेकडाउन। तो जस्ट ऑपोजिट है जीनर ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन का। तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं डेली के नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं जीनर डायोड की। जब हमने एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में बात किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एवलांचे ब्रेकडाउन है वो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन की वजह से होता है या वहां पे होता है। तो उसका ठीक उल्टा हमें जीनर ब्रेकडाउन पे मिलता है, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स इन हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, Zener breakdown occurs in highly doped PN junction। एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया है। कहीं कहीं आपने देखा होगा डायग्राम्स में, कहीं पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे एन प्लस लिखा गया होता है, कहीं कहीं पे सिर्फ एन लिखा गया होता है, या कहीं कहीं पे ये पी प्लस लिखा गया होता है, कहीं पे पी लिखा गया होता है। तो ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जैसे अगर आपके पास एक N प्लस सेमीकंडक्टर है और एक N सेमीकंडक्टर है, तो N प्लस का मतलब होता है हाईली डोप्ड और N का मतलब होता है लेस डोप्ड देन N प्लस। प्लस यहाँ पे इसलिए लगता है क्योंकि वो हाईली डोप्ड कंडक्ट सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, पहला पॉइंट हमने देख लिया जीनर ब्रेकडाउन का कि ये हमेशा हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है। अब बात करते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी की। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी मैंने आपको क्या बताया था? According to charge neutrality concept, देखिए मैं हर चीज़ लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे लेक्चर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा के देखते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बहुत स्लोली कवर कराइए, एक एक कॉन्सेप्ट लिखवाइए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस तरह से करवा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा फास्ट कंप्लीट कर सकते हो तो वीडियो का जो स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हो यूट्यूब से 1.25 पे कर लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा या आप ज़्यादा जल्दी कवर कर पाओगे, राइट? तो जो स्लो है वो उतनी स्पीड पे देखिएगा। तो चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था कि डोपिंग मल्टीप्लाइड बाय डिप्लीशन विड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो जीनर ब्रेकडाउन है वो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है, मतलब डोपिंग ज्यादा है, मतलब डिप्लीशन विड्थ कम हो गई। यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो जीनर ब्रेकडाउन में डिप्लीशन विड्थ हमें क्या मिलती है? कम मिलती है। करेक्ट। डिप्लीशन विड्थ कम होने की वजह से, अब देखिए, डिप्लीशन की विड्थ कम हो गई, हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये क्योंकि रिवर्स बाइस पे काम कर रहा है इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन में। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है ये, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ये, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और होल मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मुझे बताइए यहां पे क्या हो रहा है कि जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत कम हो चुकी है क्योंकि डोपिंग बहुत ज्यादा है। तो डिप्लीशन विड्थ बहुत कम होने की वजह से जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, उसे तोड़ते हुए या यूं कहें कि उसको जंप करते हुए निकल जाते हैं। इसको टनलिंग बोला जाता है। तो एक पॉइंट यहां पे लिखिएगा, ब्रेक डिप्लीशन विड्थ कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है।
तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम p टू n रीजन एंड होल्स मूव्स फ्रॉम n टू p रीजन, ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और छोटा सा एक पॉइंट और लिखिएगा, बिकॉज द विड्थ ऑफ, यहां पे लिखिएगा द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, because the width of depletion region is very low या वेरी लेस, आप नोट्स बनाते जाइएगा। बिकॉज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज वेरी लेस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस डिप्लीशन लेयर को जंप करके निकल जाएंगे या उसे तोड़ते हुए निकल जाएंगे। सो द इलेक्ट्रॉन और होल्स jumps or break through the depletion width या डिप्लीशन बैरियर। डिप्लीशन रीजन क्या है, एक तरह का बैरियर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टनलिंग। इस प्रोसेस को टनलिंग बोला जाता है, राइट। यहां तक क्लियर है कि टनलिंग का प्रोसेस क्या है। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डोपिंग इंक्रीज किया। यहाँ टनलिंग की प्रोसेस हो रही है, याद रखिएगा, हमने डोपिंग को बढ़ाया। डोपिंग को बढ़ाने की वजह से हमारा क्या हुआ, जो डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज हो गया। डिप्लीशन विड्थ के डिक्रीज होने के साथ साथ अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। यहां दो चीजें एक साथ हो रही हैं, जिसकी वजह से टनलिंग इंक्रीज हो रही है हमारी। टनलिंग की जो प्रोसेस है, टनलिंग की प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या होती है, जो चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, वो डिप्लीशन बैरियर को जंप करके या उसे तोड़ के निकल जाती है, उसे बोलते हैं टनलिंग। तो टनलिंग इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से डायोड करंट इंक्रीज हो रही है। डायोड करंट बहुत लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। इसे हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें या एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करें, तो किस ब्रेकडाउन को ऑकर होने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, बताइए, सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और सोचिए 2 मिनट। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए, एवलांचे ब्रेकडाउन के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, बट जीनर ब्रेकडाउन के लिए हमें कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन हमेशा हाईली डोप्ड केस में होता है और हाईली डोप्ड होने की वजह से डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है। तो हमें उस डिप्लीशन विड्थ को तोड़ने के लिए या भेदने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंट लिखिएगा, वोल्टेज रिक्वायर्ड for avalanche breakdown is greater as compared to voltage required for Zener breakdown। करेक्ट। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर इस कंडीशन में, यानी कि जब हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो चुका है, उस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा,
अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, यानी कि एनर्जी गैप रिड्यूस होगा, एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में तो क्या होगा, करंट हमारी और ज्यादा इंक्रीज होगी। करंट हमारी और ज्यादा इंक्रीज होगी मतलब टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो ये एक कौन सी प्रोसेस है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो वोल्टेज है और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर जीनर ब्रेकडाउन। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जीनर वोल्टेज reduces। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से जीनर वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट शो कर रहा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये शो कर रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। shows the property of negative temperature कोएफिशिएंट। कल हमने एवलांचे पढ़ा था, एवलांचे में क्या हो रहा था, एवलांचे ब्रेकडाउन खुद से खत्म हो रहा था क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो वहां पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट था वो क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, राइट। तो ब्रेकडाउन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसको छोटा सा टॉपिक है उसे देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कैपेसिटेंस ऑफ डायोड, कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। अब आप बोलोगे कि सर डायोड में कैपेसिटेंस कहां से आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारा पीएन सेमीकंडक्टर डायोड है, पी एन, ये है हमारी डिप्लीशन लेयर, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये डिप्लीशन लेयर है हमारी। तो आपने सुना होगा जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की लेयर या प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो उनके बीच में हमेशा क्या बनता है, कैपेसिटेंस। तो डिप्लीशन लेयर हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डिप्लीशन लेयर के पास नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इनके बीच एक क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो डायोड में कितने तरह के कैपेसिटेंस हमें पढ़ने हैं, तो एक चीज बताइए, डायोड के केस में टोटल कितने टाइप की वर्किंग हमने देखी थी, दो टाइप की वर्किंग देखी थी। एक देखी थी व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, और दूसरी थी व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में हमेशा हमें क्या पढ़ना होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और रिवर्स बायस के केस में हमें क्या पढ़ना होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको एक या दो नंबर में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किससे रिलेटेड है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो वहां पे आप जाके फंस सकते हो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में।
जंक्शन कैपेसिटेंस। तो आप मुझे बताइए, जंक्शन कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी जे से, राइट। जंक्शन कैपेसिटेंस हमेशा कहां पे होता है? हमें देखने को मिलता है रिवर्स बायस कंडीशन में। और अगर हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो मुझे बता दीजिए डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होती है। और अगर डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है तो आप मुझे बताइए कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। तो अगर डिप्लीशन विड्थ बढ़ रही है तो हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है, करेक्ट। अब जंक्शन कैपेसिटेंस और रिवर्स वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो जंक्शन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रिवर्स वोल्टेज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, राइट। अब दूसरा जो कैपेसिटेंस हमें पढ़ना है वो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, जो फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है, इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसे हम सी डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। अब बात करते हैं सी डी या सी एस की। तो देखिए, हमेशा जो सी डी या सी एस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए, आई डी टाउ नॉट डिवाइडेड बाई 2 VT। ये काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल रहा है? आईडी जो है वो तो साफ साफ पता चल रहा है, डायोड करंट है। टाउ नॉट, टाउ नॉट क्या है? लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर। लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर। वीटी क्या है? वीटी है हमारा थर्मल वोल्टेज। तो यहां से किसी भी रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि अगर आपकी डायोड करंट बढ़ रही है तो जो डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो डिफ्यूजन करंट, सॉरी, डायोड करंट अगर बढ़ रही है तो सीडी या सीएस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो जो यूनिट होती है, एक और चीज पूछा जाता है कि जो डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस की यूनिट है वो कितनी होती है? तो ये नैनो फैरेड में होती है, याद रखिएगा। इनकी यूनिट होती है नैनो फैरेड में। अब हम चलते हैं अपने डायोड के डिस्कशन पे। डायोड यानी कि हम दोनों कंडीशन पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल डायोड को भी देखेंगे और आइडियल डायोड को भी देखेंगे। तो पहला जो हेडिंग है वो डाल लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डायोड? आइडियल डायोड। तो डायोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको बताया था, कैसे शो कैसे करते हैं। ये P है, ये N है,
ये है एनोड, ये है कैथोड सी, या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से। अगर इसे सर्किट कंपोनेंट के फॉर्म में दिखाया जाए तो कैसे शो किया जाता है? सर्किट कंपोनेंट के फॉर्म में जो डायोड है उसे इस तरह से शो किया जाता है। यहाँ पे होता है एनोड, यहाँ पे होता है कैथोड, यहाँ पे डायोड करंट फ्लो हो रही होती है आईडी इस डायरेक्शन में, और वोल्टेज होता है डायोड के अक्रॉस, मान लेते हैं वी डी। तो आइडियल डायोड की कंडीशन क्या होती है बताइए? व्हेन आइडियल डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ideal diode is considered as शॉर्ट सर्किट। आइडियल डायोड को हमेशा हम फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में कैसे दिखाते हैं? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में दिखाते हैं। तो ये डायोड को हमने कर दिया शॉर्ट, जैसे ये हमारा था एनोड, ये था कैथोड, और ये हमने कर दिया शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली फॉर रिवर्स बायस कंडीशन, for reverse bias condition, ideal diode is considered as ओपन सर्किट। हमेशा आइडियल डायोड को आप क्या कर लोगे? ओपन सर्किट। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। यहाँ पे बताइए डायोड करंट फ्लो होगी या नहीं? बिल्कुल फ्लो होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायोड करंट जीरो। डायोड करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर हम आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो कैसा हमें दिखेगा? तो हेडिंग डाल लीजिएगा या फिर एक पॉइंट लिखिएगा, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। तो VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया जाए। यह है डायोड के क्रॉस वोल्टेज V, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस V। ये है डायोड करंट, ये है माइनस ऑफ डायोड करंट। तो अब बताइए मुझे कि जब डायोड रिवर्स बायस था, यानी कि हमने नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट किया था, तो करंट कितनी थी? ओपन सर्किट, यानी कि करंट हमारी क्या थी? जीरो। तो इस पूरे कंडीशन के लिए, यानी कि रिवर्स बायस के लिए, जब हमारा वोल्टेज क्या है? नेगेटिव, ये हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन है, तो करंट आप देख सकते हो डायोड करंट है जीरो। बट जैसे ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट किया इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जो डायोड है वो तुरंत क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड है वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट, और तुरंत आईडी करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो यहाँ पे तुरंत हमारी आईडी करंट फ्लो करने लग जाएगी, कोई भी स्लोप हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, करेक्ट। तो ये तो था कैरेक्टरिस्टिक आइडियल डायोड की। बट क्या प्रैक्टिकल डायोड का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक बनेगा? चलिए देख लेते हैं। प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रैक्टिकल डायोड है वो तभी फॉरवर्ड बायस माना जाएगा जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होगा। जैसे लेट अ डायोड
is made of silicon. सिलिकॉन। तो अगर कोई भी डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसका नी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0.7 वोल्ट। मतलब ये डायोड करंट को तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक आप इसे मिनिमम 0.7 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर देते हो। और डायोड करंट हमने क्या देखा था फॉर्मूला? प्रैक्टिकल डायोड करंट का फॉर्मूला क्या है? ID इज इक्वल टू IS, यानी कि सेचुरेशन करंट IS e टू द पावर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, e टू द पावर VD डिवाइडेड बाई ईटा VT माइनस 1। मतलब जो आइडियल डायोड की करंट होगी वो कैसी होगी? एक्सपोनेंशियली राइज, ना कि वर्टिकल, जैसे हमने ऊपर वाले आइडियल डायोड में देखा था। तो यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दिया, ये हमारी डायोड करंट है, ये माइनस V, ये माइनस ID। तो फॉरवर्ड करंट हमारी तब तक फ्लो नहीं होगी जब तक हमने मिनिमम 0.7 वोल्ट ना दिया हो। तो मान लेते हैं कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में, या नॉर्मली इसे नी वोल्टेज भी बोला जाता है, जर्मेनियम के केस में ये 0.3 हो जाती है। तो मिनिमम हमने करंट वोल्टेज कितना अप्लाई करना है फॉरवर्ड में? इतना। फिर जो करंट है वो कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली राइज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डायोड करंट। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब ऊपर वाला डायग्राम देखिए, हमने रिवर्स बायस में क्या दिखाया है कि जो करंट है वो बिल्कुल जीरो होगी, बट एक्चुअल में क्या होता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती रहती है, मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा हमारा रिवर्स बायस कंडीशन, और ये हमने शो कर दिया रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि रिवर्स में भी वोल्टेज हमने अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो जो करंट है वो रिवर्स में बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने कब देखा था? जब हमने पढ़ा था क्या? ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। तो आप देख सकते हो दोनों की कंडीशन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कितनी डिफरेंट है। दैट इज प्रैक्टिकल डायोड और आइडियल डायोड। ये है आइडियल डायोड और ये है हमारा प्रैक्टिकल डायोड, राइट। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस पे, कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया है डायोड से रिलेटेड तो उसे किस बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा। सो तीन मॉडल हमें बताए गए हैं फॉर डायोड एनालिसिस। Three models are there for diode analysis. पहला मॉडल हमें दिया गया है PWL मॉडल, या शुरू से शुरू करते हैं। पहला है नॉन लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल। दूसरा है, मैं यही शो कर देता हूं ताकि तीनों का कंपैरिजन भी आप कर सको। दूसरा हमें पढ़ना है CWD मॉडल, सॉरी CVD मॉडल, CVD मॉडल। और तीसरा हमें पढ़ना है PWL मॉडल।
राइट। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बता दीजिए, सीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवीडी का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। पीडब्ल्यूएल का मतलब क्या होता है? पीस वाइज लीनियर। पीस वाइज लीनियर मॉडल। तो देखिए दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एनालाइज करके बता देता हूं कि तीनों में ये डिफरेंस है कि किसी भी डायोड को, मान लीजिए हमारे पास एक डायोड है, तीनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में हमें एक डायोड दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि इन तीनों के बारे में एनालाइज करिए थ्रू नॉन लीनियर मॉडल, थ्रू सीवीडी मॉडल और थ्रू पीडब्ल्यूएल मॉडल। तो यहाँ पे हम क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉर नॉन लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल में हम अपने डायोड को इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट सर्किट से। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम अपने डायोड को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो अब यहां से थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं। यहां से डायोड करंट कितनी हमारी होती है आपको पता होना चाहिए। डायोड करंट होती है हमारी आई एस ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस वन। तो मैंने आपको बताया है कि जो ईटा वी टी है वो कम होता है एज कंपेयर टू डायोड वोल्टेज। प्रैक्टिकली कितना कम होता है? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो हम क्या कर देते हैं, अगर वीडी की वैल्यू बहुत ज्यादा है ईटा वीटी से, तो ई टू दी पावर की जो वैल्यू है वो -1 से बहुत ज्यादा होगी, तो -1 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे आई डी इज इक्वल टू आई एस ई टू दी पावर वी डी बाई ईटा वी टी लिख सकते हैं। करेक्ट। तो यहां से जब आप वी डी की वैल्यू निकालोगे तो वी डी की वैल्यू हो जाएगी ईटा वी टी एल एन आई डी अपॉन आई एस। अगर आपको डायोड वोल्टेज पूछा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो फॉर नॉन लीनियर मॉडल। अब वहीं अगर हम बात करें कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल यानी कि सीवीडी मॉडल की, तो क्या होगा? सीवीडी मॉडल को इन फॉरवर्ड कंडीशन, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन हम डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं उसके नी वोल्टेज से। In forward bias condition, diode is represented by its knee voltage, right? knee voltage को हम represent करते हैं इस तरह से। करेक्ट। तो अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो हम उसको शॉर्ट ना करके एक बैटरी से दिखा देते हैं, और यह बैटरी क्या रिप्रेजेंट करती है? नी वोल्टेज। राइट। नॉन लीनियर मॉडल में हम क्या कर रहे थे? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड को शॉर्ट कर दे रहे थे, बट यहाँ पे हम उसके नी वोल्टेज से शो कर रहे हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हमारा डायोड सिलिकॉन का है तो ये 0.7 वोल्ट होगा, ना कि शॉर्टेड। करेक्ट। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? ओपन। सिमिलरली नॉन लीनियर मॉडल में भी रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? ओपन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बना के बताइए कैसे बनेगा? वोल्टेज करंट। यहाँ पे रिवर्स बायस के लिए यानी कि जब हमारा डायोड ओपन था तो करंट कितनी हो जाएगी? 0। और करंट फ्लो होना कब शुरू कर रही है? जब हमारा वोल्टेज 0.7 यानी कि नी वोल्टेज को क्रॉस करेगा। तो मान लेते हैं नी वोल्टेज यहाँ कहीं है, तो जब इसे क्रॉस कर रहे हैं हम, तब करंट अचानक से इंक्रीज हो रही है।
करेक्ट। और ये वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता। आ रहा है समझ में? चलिए अब बात करते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल की। तो पीस वाइज लीनियर मॉडल यानी कि पीडब्ल्यूएल मॉडल को मोस्ट एक्यूरेट मॉडल माना जाता है। मोस्ट एक्यूरेट मॉडल। तीनों मॉडल में से अगर आपसे बोला जाता है कि सबसे एक्यूरेट मॉडल कौन सा होता है भाई, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मॉडल होता है हमारा पीस वाइज लीनियर मॉडल। तो देखिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो इस कंडीशन में हम अपने डायोड को इन द केस ऑफ पीडब्ल्यूएल मॉडल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नी वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। नी वोल्टेज क्या है, मान लेते हैं सिलिकॉन के केस में 0.7, राइट, इस पे हम क्वेश्चन अभी करेंगे, और आर डी। और ओपन सर्किट अगर है हमारा डायोड तो सॉरी रिवर्स बायस है अगर हमारा डायोड तो हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस है तो क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। उसके लिए तीनों में कुछ भी अलग से नहीं किया गया है, तीनों को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं इन द केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन। चेंजेस कहां पे आ रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे, राइट। तो अब अगर इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमें बनाने के लिए बोल दिया जाए, वी आई मॉडल का, तो कैसे बनाएंगे, ये डायोड करंट है और ये वोल्टेज है। तो जब हमारा डायोड रिवर्स बायस है तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं, करंट कब फ्लो करेगी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो ये रिवर्स बायस है तो हमने इसको दिखा दिया जीरो करंट फॉर रिवर्स बायस। और मान लेते हैं नी वोल्टेज हमारा यहाँ पे है, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब जैसे ही हम नी वोल्टेज को क्रॉस करेंगे जो डायोड करंट है आई वो इंक्रीज होगी, बट इस टाइम क्या होगा, स्लोप बनाते हुए जाएगी, स्लोप बनाते हुए जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, CWD मॉडल में जो करंट है वो वर्टिकली इंक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे स्लोप बनाते हुए जा रही है, क्योंकि स्लोप हमें क्या दे रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से स्लोप आ रहा है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा I अपॉन वी, यानी कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है अपॉन x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/RD। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/RD, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, करेक्ट। तो यहां पे एक इक्वेशन बनता है हमारा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज इक्वल टू नी वोल्टेज प्लस आई डी आर डी। तो अगर आपको आई डी यहां से निकालना है तो यहां से एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वी से, वी को लिख लीजिएगा, इट इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज। तो यहां से आ जाएगा आईडी हो जाएगा वी माइनस नी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो इस कंडीशन के लिए हमें ये डायोड करंट मिलेगी। तो ये तीनों कंडीशन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं सॉल्व कराऊंगा कल की क्लास में, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे नॉन लीनियर मॉडल, सीवीडी मॉडल और पीडब्ल्यूएल मॉडल में से सबसे एक्यूरेट मॉडल है हमारा पीडब्ल्यूएल मॉडल, राइट। तो चलिए आज ही वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। So find the diode current find the diode currents using different model।
हमें एक सर्किट दे दिया गया है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है और ये डायोड है। ये है 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, डायोड करंट। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, Vd, दैट इज डायोड वोल्टेज। तो तीनों मेथड को यूज करके, तीनों मॉडल्स को यूज करके हमें इस सर्किट से करंट निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो जो सर्किट है हम सॉल्व करेंगे विथ नॉन लीनियर मॉडल। नॉन लीनियर मॉडल, तो नॉन लीनियर मॉडल में मैंने क्या बताया था, डायोड को सीधे शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दीजिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो ये बैटरी है हमारी, ये रेजिस्टेंस है, और इसको हमने डायोड को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। वोल्टेज हमारा है 20 वोल्ट, 2 किलो ओम, करंट जा रही है आईडी। वीडी तो जीरो हो गया क्योंकि डायोड को शॉर्ट कर दिया हमने, तो आईडी कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर, यानी कि डायोड करंट हमें कितना मिल रहा है, 10 मिली एम्पियर। तो इस मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 10 मिली एम्पियर। अब हम बात करते हैं सीवीडी मॉडल की। सीवीडी मॉडल, इस क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि मान लेते हैं कि जो नी वोल्टेज है वो 0.7 है। अब देखिए जब तक कि दिया न गया हो, तब अगर मैंने यहाँ पे शो नहीं करता कि नी वोल्टेज आपका 0.7 वोल्ट है, तब तक आप 0.7 रख सकते हो बाय डिफॉल्ट। बट अगर शो कर दिया गया है कि ये डायोड जर्मेनियम का बनाया गया है, तब आप वहां पे क्या रखोगे, 0.3, या अगर कुछ भी वैल्यू पर्टिकुलरली शो की गई है नी वोल्टेज की तो वो रखना पड़ेगा। चलिए सीवीडी मॉडल में क्या करते हैं हम, डायोड को उसके नी वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये है 20 वोल्ट की बैटरी, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये है 0.7, और हमें यहाँ पे डायोड करंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डायोड करंट कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर। तो डायोड करंट हमारी यहाँ से हो जाएगी कितनी, ये हो जानी चाहिए 9.65 मिली एम्पियर, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं लास्ट और मोस्ट एक्यूरेट मॉडल से, जिसका नाम है सीवीडी मॉडल। हेडिंग डाल लीजिएगा, सीवीडी मॉडल, सॉरी नॉट सीवीडी मॉडल, पीडब्ल्यूएल मॉडल ना, पीडब्ल्यूएल मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीस वाइज लीनियर मॉडल में डायोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नी वोल्टेज और सीरीज में डायोड रेजिस्टेंस से। वोल्टेज हमें दिया गया है ये 20 वोल्ट, 1 किलो ओम, ये हमें 100 ओम दिया गया है, ये 0.7 वोल्ट दिया गया है, और ये डायोड करंट हमसे पूछी जा रही है। तो डायोड करंट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट माइनस 0.7 अपॉन 1000 ओम प्लस 100 ओम। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉरी यहाँ पे 2000 है ना, ये 2 किलो ओम लिया था हमने, याद करिए 2 किलो ओम लिया था। तो ये हो जाएगा 19.3 डिवाइडेड बाई 2100। तो यहाँ पे हमें डायोड करंट कितना मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9.19 मिली एम्पियर। ये समझ में आ रहा है। तो आप देखिए
कितना अंतर आ गया नॉन लीनियर मॉडल से PWL मॉडल तक पहुंचते पहुंचते। नॉन लीनियर मॉडल में हमें ओवरऑल बहुत ही आसान तरीके से राउंड फिगर मिल गया 10 मिली एम्पियर। बट जब हमने PWL मॉडल अपनाया तो हमें हमारी जो डायोड करंट है वो थोड़ी सी कम मिली और एग्जैक्ट वैल्यू ये मिली। इसीलिए इसे बोला जाता है मोस्ट एक्यूरेट मॉडल। करेक्ट। अब एक चीज और छोटा सा टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी डायोड का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे स्टैटिक रेजिस्टेंस बताइए किसी भी डायोड का, तो वो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, राइट। स्टैटिक रेजिस्टेंस मींस डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। अब ये डीसी रेजिस्टेंस डायोड का क्या होता है, तो डायोड जो रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है जब हम उस डायोड को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, द रेजिस्टेंस provided by a diode when it is connected across a DC supply is called, उसे क्या बोला जाता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, राइट। तो स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड is equal to anode to cathode voltage upon diode current। सिंपली जो आप वोल्टेज, जो डायोड के क्रॉस का वोल्टेज है और डायोड के क्रॉस की करंट, वो क्या होता है, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो अब हम डायोड को तो दो कंडीशन पे ऑपरेट करा रहे हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस में प्रैक्टिकली हमारा जो डायोड है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अप्रॉक्स 100 ओम्स, या हम बोल सकते हैं 30 to 100 ओम्स। दूसरा, जब हम अपने डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट कराएंगे तो यहां से जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसे हम बोलेंगे रिवर्स रेजिस्टेंस। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेरी हाई होता है, प्रैक्टिकली मेगा ओम में होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम एसी मॉडल ऑफ डायोड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहां पे रेजिस्टेंस के साथ, डायोड रेजिस्टेंस के साथ डायोड कैपेसिटेंस भी आना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस और जंक्शन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन, करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।